देख श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुन ले। शादी के बाद ससुराल जाकर तुझे किसी का रौब सहने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तुझे 2 बातें सुनाए तो तू 4 सुना देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रख, उसकी नस पकड़ ले, समझी? फिर मौका देखकर सास ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसलिए बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। श्रेया ये सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और वैसे भी अंकित के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराजगी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी, आजकल लड़कियों को 2 कदम आगे रहना पड़ता है। ये थे कामनी जी के विचार। कामनी जी, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा शोभित उनसे अलग रहता था और बेटी श्रेया की शादी नजदीक थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता न करना पड़े, इसलिए आज वो ये अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थीं। जैसे जैसे वे बोल रही थीं, श्रेया के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगी। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। श्रेया अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? माँ ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर हल्के से हंसी और बोली, अरे श्रेया, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना वो एक कदम भी ना उठा सके। उसकी हर सांस में बस तू बस जाए, फिर वो वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक कड़वाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख लेना बेटी, हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ा कर ले गई मुझसे दूर। श्रेया ने माँ की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप बताओ, आपने भैया को फोन किया या नहीं? श्रेया की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबा दी गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया और करूंगी भी नहीं। क्यों माँ, कब तक इस नाराजगी को सीने से लगाए रखोगी? श्रेया ने सवाल किया। कामिनी जी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ क्या किया तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन श्रेया की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। आंखों में आग सी भड़क उठी और वो गुस्से से तमतमाते हुए कुर्सी से उठी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। श्रेया हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने ऐसा भी क्या कर दिया था जो वो उन्हें माफ नहीं कर सकती थी? वो सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ श्रेया के बड़े भाई शोभित से जुड़ी थी। शोभित कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की रितिका से प्यार कर बैठा था, पर उसमें संस्कार और सादगी जैसे सारे गुण थे और शोभित उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन श्रेया की माँ कामनी जी के मन में तो कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और जहां वो कहेंगी उनका बेटा शोभित उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। कामनी जी शोभित की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी।
ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने वो गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाएं कि देखो ये है मेरी बहू जो खूबसूरत भी है और इतना सारा दहेज भी लाई है। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती, जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब कामिनी जी ने शोभित से ये बात कही तो उसने साफ कह दिया, माँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा, मानो सुना तो हो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, शोभित ने दोहराया। कामिनी जी के सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई और जब उन्हें पता चला कि वो लड़की गरीब घर की है फिर तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। शोभित ने अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश की पर कामिनी जी का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। कोई और रास्ता न पाकर एक दिन शोभित ने कोर्ट मैरिज कर ली और रितिका को घर ले आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे शोभित और उस लड़की रितिका को एक साथ देखा, वो भी वर वधू के रूप में, तो कामिनी जी के भीतर की जिद और अहम फट पड़े। कामिनी जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। शोभित ने अपनी माँ के पांव में गिरकर माफी मांगी और रितिका को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु कामिनी जी ने नजरें फेर ली। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन शोभित को भरोसा था कि माँ की नाराजगी चिरस्थायी नहीं है, वे केवल कुछ समय के लिए ही नाराज हैं। लेकिन जब वे रितिका के सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता को जानेंगी तो उसे स्वीकार कर लेंगी और उसे अपना लेंगी। लेकिन उसकी ये उम्मीदें जल्द ही निराशा में बदलने लगी। कामिनी जी का व्यवहार रितिका के लिए हर दिन और कठोर होता जा रहा था। श्रेया ने भी अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन कामिनी जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। शोभित बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वो दूसरे घर में रहने चला गया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं होंगी, इसलिए उसने समय को ही मरहम बनने दिया। माँ की नाराजगी के बावजूद शोभित हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता था, बिना चूके। श्रेया के जरिए वो घर की हर खबर रखता और खुद भी कभी कभी माँ को फोन करता, पर माँ हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती। हालांकि कामिनी जी की बेटी श्रेया की भी लव मैरिज हो रही थी, लेकिन कामिनी जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ क्योंकि श्रेया के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार श्रेया की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए शोभित ने पहले ही अपने माँ के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। कामिनी जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे शोभित और बहू रितिका को शादी का न्योता नहीं दिया था। श्रेया ने कई बार माँ से कहा, माँ भैया को बुला लो ना, मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर कामिनी जी हर बार टाल देती। लेकिन शोभित अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। श्रेया को विश्वास था कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही श्रेया को आशीर्वाद देने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। श्रेया जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी तब शोभित अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर श्रेया की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। भैया तुम आ गए, मुझे पता था तुम रुक नहीं पाओगे। रितिका ने भी श्रेया को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो श्रेया, खुश रहना हमेशा। शोभित ने माँ की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए, पर कामिनी जी ने मुंह फेर लिया। तो शोभित श्रेया के सिर पर हाथ फेरकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी की रस्में पूरी हुई और श्रेया अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ।
सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रिवाजों की चहल पहल के बाद ससुराल में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। श्रेया भी अंकित के साथ अपने कमरे में थी, जहां उसे नींद ने जल्द ही आ घेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल गईं और श्रेया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो अभी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी नजरों से छत को देख रही थी। तभी उसका फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। अंकित उस वक्त वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? श्रेया ने हल्के से हंसते हुए कहा। कामनी जी की आवाज में वही चिर परिचित वाक्पटुता थी। अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल भी न लूं तो माँ कहलाऊंगी भला। बोल, वहां सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? श्रेया हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधे बैठते हुए बोली, अरे माँ, सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? कामनी जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन तुझे काम पर लगा देंगे ये लोग। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो बोली थी कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? श्रेया ने माँ की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अंकित बाहर आया। श्रेया ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? श्रेया ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ का था, बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अंकित भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि श्रेया के माथे पर शिकन थी। हाथों की उंगलियां आपस में गुथम-गुथ हो रही थीं। अंकित ने उसका चेहरा गौर से देखा और मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे तुम चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में ही नहीं है। और माँ के तो क्या ही कहने, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चलें बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। श्रेया कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। बाहर आकर दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी संध्या जी, श्रेया की सास, ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। श्रेया थोड़ा झिझकी, पर संध्या जी ने मुस्कुराते हुए उसके और अंकित के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गर्म पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे संध्या, ये क्या, बहू ने घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को। बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े घूमती है। जमाना भले बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को श्रेया सकपका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उसे ये गलती करने पर कुछ सुना देंगी, पर संध्या जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में दीपा को घूंघट किए देखा था क्या? दीपा संध्या जी की बेटी और अंकित की बड़ी बहन थी, जो कि शादीशुदा थी। ताई जी ने चौंक कर कहा, वो तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट करेगी भला? संध्या जी अब भी मुस्कुराते हुए श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो ये भी तो मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरी दीपा जैसी ही है। बेटी और बहू इस घर में बराबर हैं, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के लफ्ज श्रेया के कानों से होते हुए दिल में उतर गए।
भीतर ही भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ गई हो। ये वही सास थी जिनके बारे में माँ ने 100 संदेह पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पग फेरे की रस्म के बाद श्रेया और अंकित कुछ दिनों के लिए घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वो 10 दिन कभी न भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। अंकित का प्यार, उसकी छोटी छोटी शरारतें और श्रेया का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बनते चले गए। जब वो वापस लौटे तो श्रेया ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वो थकान के बावजूद रसोई में संध्या जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि ये उसका फर्ज है। एक शाम जब श्रेया चाय की चुस्कियां लेते हुए संध्या जी के साथ सब्जी काट रही थी तो संध्या जी ने उसे प्यार से टोका, श्रेया ये चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है? ये घर तेरा है बेटी, उतने ही आराम से रह जितना अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। श्रेया ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं, सारा बोझ आप पर पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उसकी बातें संध्या जी के दिल को छू गईं। संध्या जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, अपना ध्यान उसी में दे। मेरी मदद के लिए तो नौकरानी आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाने का शौक है। फिर वो थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो, उससे बेहतर है काम कर ले। श्रेया की आंखें चौड़ी हो गईं। सच माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वो हैरान थी। संध्या जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो तूने सब्जी खाई थी ना, जो तुझे बहुत पसंद आई थी, वो तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तेरे मुंह से तारीफ सुनकर एकदम फूल गए थे। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। श्रेया का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को देखकर तो लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। ये कहकर वो हंस पड़ी। एक दिन शाम को जब श्रेया स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि संध्या जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। श्रेया ने बैग किनारे रखा और संध्या जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आजा श्रेया बेटा, आज तेरे लिए खास पकौड़े बन रहे हैं। संध्या जी ने एक पकौड़ा उठाकर श्रेया को खिला दिया तो श्रेया हंसते हुए बोली, वाओ पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। बस बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार संध्या मुझे ही पकौड़े तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। श्रेया को महसूस होने लगा जैसे वो इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठहाकों में मग्न थे कि श्रेया का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से कामनी जी की आवाज आई, क्यों श्रेया, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद? क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? श्रेया ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ, कल जब आपने फोन किया था तो सब लोग खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था ना कि बाद में बात करूंगी। कामनी जी की आवाज और चुपती गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खाना खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, नौकरानी मत बन उनके घर में। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। श्रेया का दिल बैठने लगा। वो संयम से बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती थी। ये घर मेरा भी तो है अब। अच्छा, तू ये बता कब आ रही है मुझसे मिलने? श्रेया एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली,
अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगी। क्या? अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वो मना कर दे तो तू नहीं आएगी? अगर तू यही सब करती रही तो कभी भी अपने सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। ना कभी आजादी मिलेगी, ना अपना वक्त। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ, आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। कामनी जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आता है। तेरा मन हो तो आ जाना, वरना कर सेवा अपने सास ससुर की। फोन रखती हूँ मैं। फोन कट होने के बाद श्रेया बैठक में लौट आई, जहां संध्या जी चाय पी रही थी। किसका फोन था बेटा? माँ का, श्रेया ने कहा। संध्या जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी। माँ तो माँ होती है, हालचाल ले लिया करो उनका और मिल भी आया करो। श्रेया ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। फिर संध्या जी बोली, ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो अंकित ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन श्रेया जब मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही कामनी जी की आंखें फैल गईं और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। पूरा दिन उन्होंने श्रेया के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को श्रेया अंकित के साथ वापस आ गई, क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल जाना था। लेकिन अगली सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। श्रेया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा। माँ का नाम देखकर वो हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी और सुबह सुबह क्या हुआ? उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से कामनी जी की कांपती दर्द भरी आवाज आई, बेटी तू जल्दी आ जा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। न जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूँ। माँ की कांपती आवाज सुनकर श्रेया के हाथों से कंघी छूट गई। उसकी सांसें थम गई। वो दौड़कर अंकित के पास गई, जो अभी बिस्तर पर था। अंकित, माँ को कुछ हो गया है, वो गिर गई हैं, जल्दी चलो। अंकित एकदम से उठा और संध्या जी को आवाज दी, माँ, श्रेया की माँ को चोट लगी है। अंकित ने फौरन गाड़ी निकाली। संध्या जी भी बिना वक्त गवाए तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ। अंकित ने गाड़ी स्टार्ट की। श्रेया और संध्या जी साथ बैठे और तीनों कामिनी जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कामिनी जी फर्श पर थी, दर्द में कराहती हुई। चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। माँ, श्रेया झुककर उनके पास बैठ गई। संध्या जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का आराम सख्त जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। श्रेया ने माँ का हाथ थाम लिया। कामनी जी की आंखें नम थीं, पर वो चुप थीं। संध्या जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, श्रेया और अंकित है ना, सब संभाल लेंगे। श्रेया ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ, घर का काम भी देख लूंगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही संध्या जी ने बड़े अपनेपन के साथ कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेले कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहाँ सब होंगे, तू, मैं, अंकित सब मिलकर देखभाल कर लेंगे तो ठीक भी जल्दी हो जाएंगी। कामिनी जी ने पहले तो विरोध करना चाहा, होंठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया।
अंकित ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। फिर सब मिलकर कामनी जी को कार में बिठाकर घर ले आए। श्रेया ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब उसका पूरा ध्यान माँ की देखभाल में था। वो माँ की दवाइयाँ और बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही थी, तो संध्या जी रसोई संभाल रही थीं। आज वो उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। कामिनी जी, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थी, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, कामिनी जी संकोच के साथ बोली, तो संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी? आप मेरी श्रेया की माँ हैं, तो मेरे लिए बहन की तरह ही हैं। संकोच क्यों कर रही हैं? लीजिए, चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। कामिनी जी अब भी श्रेया और अंकित के घर पर थी। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अब भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी। आज सैटरडे नाइट थी, तो हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। अंकित और श्रेया कामिनी जी को भी व्हीलचेयर पर बिठाकर लिविंग रूम में ले आए, जहां टीवी रखा था। संध्या जी ने पहले ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख दिए थे। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। संध्या जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती, तो कभी फिल्म के मजेदार सीन का आनंद लेने लगती। श्रेया और अंकित तो मजेदार डायलॉग्स पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते, तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। कामिनी जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थी। उस रात कामिनी जी को नींद नहीं आई। इस घर के माहौल को देखकर वो हैरान थी। यहाँ सबके बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। श्रेया को ये लोग कितना चाहते थे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हैं, पर ये दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सा सुकून पनपने लगा था। ये घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये एक ऐसा आशियाना था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं था, हर कोने से खुशियां चहकती थी। अब तो कामिनी जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो मैं अपनी श्रेया को इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी। लेकिन अब श्रेया की 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। स्कूल से फोन आया था, वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी और बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी जरूरी थी। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उस समय संध्या जी भी वहीं बैठी थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा तो श्रेया बोली, वो माँ जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है, मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उसकी आंखों में खुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ झलक रहा था। अरे तो हम हैं ना बेटा, परेशानी क्या है? संध्या जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर, मेरा मतलब है आप अकेली सब कुछ कैसे संभाल पाएंगी? श्रेया ने कहा तो संध्या जी ने शांत लेकिन भरोसे स्वर में कहा, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा, मैं यहाँ हूँ ना, और मेट भी लौट आई है गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी जरूरी है और तुम्हारी माँ की देखभाल भी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। श्रेया ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। संध्या जी की एक बात ने श्रेया का मन हल्का कर दिया। श्रेया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी। संध्या जी ने सिर पर हाथ रखा। जाओ, अब अपना काम मन लगाकर करना और यहाँ की फिक्र मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी कामिनी जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। श्रेया ने अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे संध्या जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। कामिनी जी की देखभाल में कोई कसर भी नहीं छोड़ी।
दवाइयाँ समय पर, खाना उनकी पसंद का और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे कामनी जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वो खाली वक्त किटी पार्टियों में बिताया करती थी, जहां लोग एक दूसरे की बुराइयां और हैसियत के दिखावे में ही लगे रहते थे। वहीं आजकल वे संध्या जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थी। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थी। ये बदलाव देखकर श्रेया का मन खुश था। अब कामनी जी लगभग ठीक हो चुकी थी, थोड़ा बहुत चलने भी लगी थी। एक दिन श्रेया ने उन्हें खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। माँ, आप चल रही हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो उनके गले लग पड़ी। एक शाम संध्या जी और कामनी जी सोफे पर साथ बैठी थी। चाय का प्याला हाथ में लिए कामनी जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूँ अपने घर लौट जाऊं। संध्या जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी, यही रहिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ, श्रेया है, अंकित है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले क्या करेंगी, परेशान ही होंगी। कामनी जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं, यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले श्रेया के पापा मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि शोभित के लिए लड़की मैं चुनूं, तो क्या गलत था। इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका समाज में, खूब धन संपत्ति थी, लेकिन शोभित ने तो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोली, अब तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, बात तक भी नहीं करती। संध्या जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोली, लेकिन बहन जी, एक बात तो बताइए, क्या आपने एक बार भी शोभित की बात सुनने की कोशिश की? क्या कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने की या जानने की कोशिश की? कामनी जी चुप रहीं, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। संध्या जी ने आगे कहा, दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वो गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वो अपने बनाए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? कामनी जी की आंखें कुछ पल के लिए दूर कहीं टिक गईं। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ संध्या जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किटी की सहेलियां हंसने लगी थी मुझ पर, मजाक बनाकर रख दिया था उन्होंने मेरा। और ये सब हुआ शोभित और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? संध्या जी उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराई। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब कर देना क्या सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आप समझ ही नहीं पाई। ये बात सुनकर कामनी जी सन रह गईं। फिर संध्या जी जरा पास खिसक कर आईं और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, लेकिन वो जैसी चलती है वैसा ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, अंकित के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी और अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन अंकित ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वो श्रेया से प्यार करता है और उसी के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने अंकित के फैसले का सम्मान किया क्योंकि हमें उसकी खुशी प्यारी थी। अगर हम उस वक्त धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वो रिश्ता तो हो जाता,
पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल नहीं होती और मुझे जिंदगी भर उसका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी नहीं पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब इन्हें अहम बना लिया जाए तो ये जिंदगी को बोझ बना देती हैं। और आप भी यही गलती कर बैठी हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। कामनी जी के दिल में हलचल मच रही थी। होठ हिले पर शब्द नहीं निकले। संध्या जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। श्रेया ने मुझे बताया कि वो आपके घर का पूरा खर्च उठाता है। अक्सर श्रेया को फोन करता है, श्रेया और अंकित से बात करता है, उनका हालचाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन से आपको चोट लगी है रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो ये है कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। कामनी जी की आंखों से आंसू ठुलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर गला रुंध गया। कई वर्षों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उनकी कांपती उंगलियों ने संध्या जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। रात कामनी जी को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी रहीं, मगर आंखें छत की ओर टिकी थीं। सुबह जब श्रेया उठी तो देखा माँ चुपचाप तैयार हो रही हैं। क्या हुआ माँ? श्रेया ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। श्रेया, मैं अपने घर लौट रही हूँ। श्रेया हैरान थी। माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक ये क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन कामिनी जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सब ने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार अंकित उन्हें कार से घर छोड़ाया। कुछ देर बाद श्रेया ने माँ को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी थी। शाम ढली ही थी कि श्रेया के फोन की घंटी बजी। वो झट से उठी और जल्दी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, श्रेया का दिल कांप उठा। क्या? वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। गला भर आया। फोन सुनते सुनते वो फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर के बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। संध्या जी और अंकित उसे यूं रोते देख घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ श्रेया, कुछ तो बताओ। लेकिन श्रेया बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, बात क्या है? संध्या जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर श्रेया अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। संध्या जी चौंकी। बात क्या है बेटा? तो श्रेया ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था, वो कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर हैं। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए थे। सुनकर संध्या जी की आंखें नम हो गईं। सच में कामनी जी अपनी बेटी के पास? अंकित ने पास आकर कहा, ये तो कमाल ही हो गया। श्रेया ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया, पता है माँ जी, माँ ने न केवल भैया को गले लगाया बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही, बार बार माफी मांगती रही। भैया ये सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। श्रेया की हिचकियों में अब राहत खुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर श्रेया ने धीरे से कहा, ये बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, श्रेया, मेरी आंखों पर एक पर्दा था, अपने ही अहम और पूर्वाग्रहों का। मैं बहू में कमी ढूंढती रही, पर दरअसल कमी मेरी सोच में थी।
तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूँ श्रेया, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां नजर आईं। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सास ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरी सास रखती है। और फिर माँ बोली, अब फोन रखती हूँ, तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए श्रेया ने अपनी बात पूरी की तो संध्या जी ने श्रेया के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थी। देखा बेटा, माफी में वो ताकत होती है जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर दे। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मनमुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। संध्या जी श्रेया के आंसू पोंछते हुए बोली तो श्रेया ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। इस कहानी में श्रेया की समझदारी, उसकी संवेदनशीलता, संतुलित व्यवहार और परिवार के प्रति जिम्मेदारी झलकती है। वो ना तो अपनी माँ की हर बात को आंख मूंद कर मानती है और ना ही ससुराल में पूरी तरह उनकी बातों का पालन करती है। वो अपने अनुभवों और मूल्यों के आधार पर अपने निर्णय लेती है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार और समझ को बढ़ावा देती है। उसकी ये समझदारी कहानी में रिश्तों के मेल मिलाप और सकारात्मक बदलाव का एक महत्वपूर्ण आधार बनती है। यदि आप श्रेया की समझदारी से प्रभावित हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।